बायर इस वक्त उन एशियाइयों के ना मिलने की वजह से यकीनन पागल हो रही है और पूरा जीरो सेक्शन उन एशियाइयों को तलाश कर रहा है, लोथर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। वो एंड्रयू कहाँ है? जूलियट ने पूछा। वो पहले किसी अहम काम के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए बायर के पास इस वक्त मुकम्मल चार्ज है, लोथर ने जवाब दिया। ओके, अब तुम जाओ और कोई अहम पेशरफ्त हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे इस मामले में दिलचस्पी पैदा हो रही है, जूलियट ने उठते हुए कहा। यस मादाम, लोथर ने कहा और सलाम करके दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जूलियट भी उसके पीछे चली गई और इमरान एक तवील सांस लेता हुआ अलमारी की ओर से निकला और कमरे से होता हुआ बाहर गैलरी में आ गया। उसे माइकल पर तशद्दुद और उसके कत्ल पर शदीद दुख महसूस हो रहा था, क्योंकि हकीकतन माइकल ने उनकी बेपनाह मदद की थी। उस लम्हे जूलियट तेज से कदम उठाती वापस आ गई। हाँ, अब क्या ख्याल है जूलियट? इमरान ने इस पार्ट लहजे में जूलियट से मुखातिब होकर कहा। मुझे सब रिपोर्ट मिल चुकी है, तुम लोग वाकई हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। तुम में से इमरान कौन है? जूलियट ने कहा। मेरा नाम अली इमरान है। अब जल्द फैसला करके मुझे बताओ कि क्या तुम मुआहिदा करती हो या नहीं, क्योंकि अब हमारे पास वाकई वक्त बहुत कम रह गया है, इमरान ने सर्द और स्पार्ट लहजे में कहा, क्योंकि वो लोथर की बात सुन चुका था कि अल्बर्टो हाउस भी मशकूक हो चुका है और किसी भी वक्त उसकी भी तलाशी ली जा सकती है। मुआहिदा कैसा? मैं दिलो जान से तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे अब तुम्हारी सलाहियतों का पूरी तरह अंदाज़ा हो गया है। आओ मेरे साथ, जल्दी करो। उस लोथर ने मुझे बताया कि घर घर की तलाशी ली जा रही है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी जगह छुपाए देती हूँ जिसका सिवाय मेरी ज़ात के और किसी को इल्म नहीं होगा। जब अल्बर्टो हाउस की तलाश मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगी और उसके बाद जो तुम कहोगे तुम्हें ना सिर्फ मुहैया हो जाएगा, बल्कि मेरा पूरा ग्रुप भी हर लिहाज से तुम्हारा साथ देगा। मैं बस बायर और एंड्रयू को मुकम्मल शिकस्त देना चाहती हूँ, जूलियट ने उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा जिसमें इमरान के साथी और जूलियट के बेहोश साथी मौजूद थे। उसके लहजे में ऐसा हलूस था कि इमरान पूरी तरह मुतमईन हो गया। तुम्हारे उन बेहोश साथियों को भी हम अपने साथ रखेंगे, वरना हो सकता है तलाशी के दौरान उनमें से कोई बोल पड़े, इस तरह तुम्हारी ज़ात को भी खतरा लाहक हो सकता है। इमरान ने कहा। तुम उनकी फिक्र ना करो, ये मेरे मुकम्मल तौर पर वफादार हैं, इमरान, जूलियट ने कहा। जूलियट ने बाहर निकलते ही अपने साथियों को सारी बात समझाई और उन्हें बाहर भेज दिया। इमरान और उसके साथियों को लेकर कोठी के एक कमरे में, जो स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, वहां से उसने एक खुफिया रास्ता पैदा किया और फिर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे एक बड़े हालनुमा कमरे में पहुंच गई, जहां तुम हर तरह से महफूज रहोगे, किसी के फरिश्तों को भी इस हाल का इल्म ना हो सकेगा, जूलियट ने कहा। और इमरान के सर हिलाने पर वो तेज से कदम उठाती वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। क्या उस पर एतमाद किया जा सकता है? ऐसा ना हो कि ये हमें ही मरवा दे। जूलियट के जाने के बाद जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। औरत पर एतमाद किए बगैर तो जिंदगी गुजर ही नहीं सकती। मर्द तो हमेशा औरतों पर एतमाद करते आए हैं, इसीलिए तो जन्नत से निकलकर इस दुनिया के झमीलों में उन्हें फंसना पड़ा, इमरान ने एक सोफे पर बैठते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा। फिर वही बकवास, ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठे रहें और वो सब हमारे सिरों पर पहुँच जाए। फिक्र ना करो, जहाँ तक मैंने जूलियट को रीड किया है, ये औरत अब मर तो सकती है लेकिन धोखा नहीं दे सकती, और जहाँ जो हालात हैं उसमें बहरहाल हमें उस पर एतमाद करना ही पड़ेगा, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। बाकी साथी भी हाल में मौजूद सोफों पर बैठ चुके थे। हाँ, तो तुम हमसे अलहदा होकर उस जूलियट को रीड करते रहे क्यों? जूलिया ने इंतहाई खुशमगीन लहजे में कहा। उसकी आंखों से यकलाह शरारे से निकलने लगे। वो इमरान की बात किसी और तरफ ले गई थी। अल्लाह ताला ने औरत का कोड ही ऐसा बनाया कि जब तक उसका बगौर मुताला ना किया जाए उसकी समझ ही नहीं आती। बायर को रीड किया तो उस मौत के कुएं से निजात मिल गई। इस जूलियट को रीड किया तो इस वक्त हम यहाँ बज़ाहिर महफूज बैठे हुए हैं। बस एक तुम हो कि जिसका कोड आज तक मेरी तो क्या तनवीर की समझ में भी नहीं आया। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा कोड कोई स्पेशल ही बनाया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और जूलिया का गुस्से से भरा हुआ चेहरा यकलहत खिल उठा। बस यही बकवास करना आता है तुम्हें, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर इत्मीनान से सोफे पर बैठ गई। आप वाकई कोड के माहिर हैं इमरान साहब, बल्कि मुझे तो कभी कभी ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने ये सारे कोड आपसे ही बनवाए हैं, साथ बैठे हुए सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है जिस तरह इमरान जूलिया को आसानी से डील कर लेता था, उस पर ढके छुपे अल्फाज में सफदर यही कह सकता था। बस एक अम्मा भी वाला कोड मुझसे नहीं बनवाया गया और उसी की पादाश में आज तक जूतियाँ खाता चला आ रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। बायर की हालत वाकई पागलों जैसी हो रही थी। बावजूद बेपनाह कोशिश के इमरान और उसके साथियों का कहीं पता ना चल सका। यूं लगता था कि जैसे उन्हें ज़मीन खा गई हो या आसमान। आर्नल्ड और जीरो सेक्शन ने पूरे फायरलैंड के एक एक घर की तलाशी ले डाली, पूरे जीरो सेक्शन को सड़कों पर फैला दिया। हत्ता कि बायर ने कंप्यूटरों पर एतमाद ना करते हुए तमाम कमर्शियल बिल्डिंगों, होटलों, कैफियों और बारों तक की तलाशी भी करा ली।
लेकिन उनका कहीं से ज़रा भी इल्म ना हो सका। हर तरफ से नाकामी की रिपोर्ट्स ही मिलती रहीं। काश ये माइकल ना मरता तो मैं उसकी हड्डियों से भी असल जगह उगलवा लेती। लेकिन आखिर ये लोग जा कहाँ सकते थे? क्या ये वाकई माफूकुल फितरत है? बायर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और बायर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। आपने मुझे बुलवाया है मादाम? दरवाजे पर मौजूद एक अधेड़ उम्र आदमी ने सर झुकाते हुए इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आओ बैठो, मुझे तुमसे इंतहाई ज़रूरी काम है, बायर ने चौंकते हुए कहा। और वो आदमी इस तरह मोदबाना अंदाज में चलता हुआ मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। ये कमरा बायर का दफ्तर था, इसलिए उसे दफ्तरी अंदाज में ही सजाया गया था। बायर बड़ी सी मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठ गई। वो चंद लम्हे खामोश बैठी होंठ काटती रही, जैसे फैसला ना कर पा रही हो कि वो क्या कहे और क्या ना कहे, या फिर कहाँ से शुरू करे। मादाम, मैं आपका खादिम हूँ। आपका अंदाज़ा बता रहा है कि आप कुछ कहने से हिचकिचा रही हैं। आप खुलकर कह दें, फ्रांस अपनी जान तो दे सकता है लेकिन आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ, वाकई सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मैं फैसला नहीं कर पा रही कि क्या करूं, और इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया है क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारा जहन किसी कंप्यूटर की तरह काम करता है। तुम अपनी जहानत से ऐसे नताइज निकाल लेते हो कि जो आमतौर पर कोई नहीं सोच सकता। मैं तुम्हें शुरू से सारी सूरत हाल तफसील से बता देती हूँ। बायर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। फिर उसने पाकिस्तान के साइंसदान के अगवा से लेकर माइकल के कत्ल और इमरान और उसके साथियों की गुमशुदगी और फिर उनकी भरपूर तलाश के बारे में मुकम्मल तफसीलात तो बता दी। फ्रांस खामोशी से बैठा ये सब कुछ सुनता रहा। उसने किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना की। यानी 4 मर्द और 1 औरत फायरलैंड में मौजूद है और गायब हो चुके हैं और अब उन्हें तलाश करना है। फ्रांस ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ, हर इम्कानी जगह की तलाशी ले चुकी है और अब वो लोग फिर भी गायब हैं। इससे पहले डीप रूम में होने वाले तमाम वाक़यात की तफसीलात भी तुम्हें बता चुकी हूँ। सच्ची बात तो ये है कि अब मेरे जहन में ये ख्याल जड़ पकड़ता जा रहा है कि ये लोग इंसान नहीं, कोई माफूकुल फितरत किस्म की कोई चीज़ है, बायर ने कहा। और फ्रांस बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। माफ़ी चाहता हूँ मादाम, दरअसल इंसानी जहानत बाज़ औक़ात ऐसे करिश्मे पेश कर देती है कि उसकी वजह से जीते जागते इंसान माफूकुल फितरत समझने लग जाते हैं। अगर ये इंसान माफूकुल फितरत होते तो उन्हें माइकल का सहारा लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती? और जहाँ तक डीप रूम का ताल्लुक है, मुझे उसकी रेंज, अप्रोच और कारकर्दगी का मुकम्मल इल्म है। इसकी रेंज मशीन में सिर्फ इस हद तक आती है जहाँ तक उसकी स्क्रीन मौजूद हो। इससे ऊपर का हिस्सा ऑपरेशन मशीन की स्क्रीन पर जाहिर नहीं होता। ये दुरुस्त है कि उसकी दीवारें सपाट और गोल है और 5 अफराद का स्क्रीन से ऊपर बगैर किसी सहारे के रुक जाना नामुमकिन है। लेकिन हो सकता है उनके पास कोई ऐसा हरबा हो जिसकी मदद से वो स्क्रीन से ऊपर बगैर किसी सहारे के रुक सकते हों। इस तरह वो स्क्रीन से गायब हो जाते हैं और जब आप वहां चेक करने जाते हैं तो वो नीचे पहुंच जाते हों। फ्रांस ने कहा। ठीक है, होने को क्या नहीं हो सकता, लेकिन अब उन्हें कहाँ तलाश किया जाए और कैसे? असल मसला तो ये है, बायर ने कहा। मादाम, उन्हें तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो खुद चलकर सामने आने पर मजबूर है, फ्रांस ने कहा। तो बायर उसकी बात सुनकर बेइख्तियार कुर्सी पर उछल पड़ी। क्या मतलब? क्या कह रहे हो तुम? बायर ने होंठ चबाते हुए कहा। मादाम, सीधी सी बात है कि ये लोग उस पाकिस्तानी साइंसदान को छुड़वाने आते हैं। ये जहाँ भी छुपे होते होंगे, बहरहाल उसे छुड़वाने के लिए वहाँ पहुँचेंगे जहाँ ये साइंसदान मौजूद है। उसके बगैर तो इनका मिशन मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इसलिए आप उन्हें तलाश करने की बजाय उस जगह की निगरानी करें जहाँ उस साइंसदान को रखा गया है, फ्रांस ने कहा। तो बायर का सुता हुआ चेहरा यकलहत खिल उठा। उसकी आंखों में बेपनाह चमक उभर आई थी। ओह वेरी गुड, वाकई तुम्हारी जहानत लाजवाब है। तुमने एक ऐसा हल बता दिया कि जो वाकई साफ और सीधा है। मैं ही हवा महवा उलझती हुई, बायर ने इस तरह हंसते हुए कहा जैसे वो अपनी कुंद जहनी पर खुद ही हंसने पर मजबूर हो रही हो। यस मादाम, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस साइंसदान के गिर्द निगरानी का ऐसा फूल प्रूफ निज़ाम कायम किया जाए कि ये लोग अपने मिशन में कामयाब भी ना हो सके और पकड़े या मारे भी जा सके। वरना जिस तरह के ये ढीठ लोग हैं, ऐसा ना हो कि ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएं और हम इंतज़ार करते ही रह जाएं। फ्रांस ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। मैंने इस पाकिस्तानी साइंसदान को 1130 क्लब के नीचे तहखाने में रखा हुआ है। वहां तक किसी की अप्रोच मुमकिन ही नहीं। अलबत्ता अब मैं मजीद निगरानी कायम करूंगी, फ्रांस ने कहा। मादाम, अगर आप इजाज़त दें तो इस सिलसिले में एक मशवरा दूं कि आप उस साइंसदान को किसी ऐसे कमरे में रखें जहां कैमरों का खुफिया निज़ाम मौजूद हो और 1130 क्लब के बाहर और अंदर ऐसे आदमी रखें जो हर तरह से चौकन्ना और बाखबर रहे, फ्रांस ने कहा।
तुम फिक्र ना करो, मैं इतनी बात खुद भी समझती हूँ। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी उलझन हल कर दी है। इस बार बायर ने होंठ बीचते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। उसे शायद फ्रांस की ये आखिरी बात नागवान महसूस हुई थी। यस मादाम, अब मुझे इजाजत दीजिए, फ्रांस ने उठकर खड़े होते हुए मोदाना लहजे में कहा और बायर ने इस बात में सर हिला दिया। आहा, जरा सी तारीफ क्या कर दी, मुझे ही मशवरे देने लग गया, नॉनसेंस, बायर ने उसीलिए अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने मेज पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। यस, दूसरी तरफ से हाक हाउस के एक्सचेंज ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। हाक हाउस में बाकायदा एक्सचेंज लगी हुई थी और जहां फ़ोन का डबल सिस्टम था। डायरेक्ट फ़ोन इलायदा था जिसका एक्सचेंज ऑपरेटर से कोई ताल्लुक ना था। दूसरा फ़ोन था जो सिर्फ ऑपरेटर के जरिए ही मिलवाया जा सकता था। डायरेक्ट फ़ोन बायर सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल करती थी जब उसने कोई ऐसी बात करनी हो जिसे वो ऑपरेटर से महफूज रखना चाहती हो, वरना वो ऑपरेटर के जरिए ही नंबर मिलवाती थी। इस तरह वो नंबर डायल करने और दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने तक इंतजार करने की कोफत से बच जाती थी। बायर बोल रही हूँ, जोलान से बात कराओ, बायर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी बज उठी और बायर ने रिसीवर उठा लिया। जोलान बोल रहा हूँ मादाम। 11:30 क्लब के मैनेजर जोलान की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। जोलान पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का ग्रुप हलाक नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने डीप रूम की ऑपरेशन मशीन को डाज दिया और वो वहाँ से निकलकर फाइलैंड में कहीं गायब हो गए हैं। जीरो सेक्शन उन्हें तलाश कर रहा है। अगर जीरो सेक्शन ने उन्हें तलाश कर लिया तो ठीक, वरना वो हर सूरत में पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर हिदायतुल्लाह को छुड़ाने के लिए 11:30 क्लब पर हमला करेंगे। चनाचे तुम अभी से 11:30 क्लब को रेड अलर्ट कर दो ताकि किसी किस्म के खतरे का कोई इम्कान भी बाकी न रहे और उस ग्रुप का खात्मा भी यकीनी तौर पर हो सके, बायर ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस मादाम, जोलान ने जवाब देते हुए कहा और बायर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। 11:30 क्लब के नीचे तहखानों का एक वसी जाल सा फैला हुआ था और हाक के उन लोगों को वहाँ रखा जाता था जो इंतहाई अहम हो, इसलिए वहाँ खसूसी किस्म के हिफाजती इंतजामात मुस्तकिल तौर पर किए गए थे। उस खसूसी हिफाजती निज़ाम का कोड नाम रेड अलर्ट था और बायर को मुकम्मल यकीन था कि रेड अलर्ट के बाद इमरान और उसके साथी किसी सूरत भी वहां पहुंचने के बाद जिंदा बचकर न जा सकेंगे, इसलिए अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया हो गए। अभी उसे रिसीवर रखे चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि डायरेक्ट फ़ोन पर कॉल आ गई। यस बायर अटेंडिंग, आर्नल्ड बोल रहा हूँ मादाम। दूसरी तरफ से जीरो सेक्शन के आर्नल्ड की कदरे पुरजोश सी आवाज़ सुनाई दी और बायर चौंक पड़ा। यस, कुछ पता चला उन पाकिस्तानियों का? मादाम, मैंने उनका खोज निकाल लिया, ये लोग अल्बर्टो हाउस में छुपे हुए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया और बायर इस तरह उछलकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई जैसे कुर्सी के गद्दे में मौजूद स्प्रिंग उछल गए हों। क्या कह रहे हो? अल्बर्टो हाउस में जूलियट के पास? ओ कैसे मालूम हुआ? पूरी तफसील बताओ। तुमने अल्बर्टो हाउस की तलाशी ली थी? बायर ने पूछा। यस मादाम, मैंने तलाशी ली थी, लेकिन सरसरी अंदाज में, लेकिन हो सकता है उसके नीचे कोई तहखाना भी हो जहां ये लोग छुपे हुए हों, आर्नल्ड ने जवाब देते हुए कहा। वो लोग इस गली को क्रॉस करके किसी और गली में भी तो जा सकते हैं, बायर ने कहा, क्योंकि वो जूलियट पर झपटने से पहले पूरी तरह तसल्ली कर लेना चाहती थी, वरना नाकामी की सूरत में एंड्रयू यकीनन उससे नाराज हो जाता। मादाम, वो गली आगे जाकर बंद हो जाती है, आर्नल्ड ने जवाब देते हुए कहा। गली बंद हो जाती है? वेरी गुड, इसका मतलब है कि ये लोग वाकई अल्बर्टो हाउस में छुपे हुए हैं। अब मैं देख लूंगी कि जूलियट किस तरह उन्हें बाहर नहीं निकालती। ओके, तुम ऐसा करो कि 10 मुसल्लह अफराद समेत अल्बर्टो हाउस के सामने पहुंच जाओ और अपने बाकी अफराद को उसके उकबी हिस्से की तरफ भी निगरानी के लिए भिजवा दो ताकि कहीं पूछ-गूछ के दौरान वो लोग उकबी तरफ से ना निकल जाएं। मैं खुद वहीं आ रही हूँ, बायर ने चीखते हुए लहजे में कहा और रिसीवर रखकर वो उठी और तेज तेज कदम उठाती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वो वहाँ जाने से पहले अपना मखसूस लिबास पहनना चाहती थी ताकि अगर इमरान और उसकी साथियों से मुकाबला भी हो जाए तो उनका सही तरीके से मुकाबला कर सके। वैसे आर्नल्ड की इस इत्तला ने उसके रूहे रूहे में मुसर्रत की लहरें दौड़ा दी, क्योंकि इस तरह उसे एक तीर में बैक वक्त 2 शिकार करने का मौका मिल रहा था। इमरान और उसके साथियों का हाथमा भी और उस जूलियट का भी कांटा निकल रहा था और ये दोनों ही बातें उसके नज़दीक इंतहाई अहम थी। इमरान अपना और अपने साथियों का न सिर्फ मुकामी मेकअप कर चुका था बल्कि उन्होंने लिबास भी बदल लिए थे। जूलियट उन्हें तहखाने में पहुंचाने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आई और उसने बताया कि जीरो सेक्शन के अफराद ने अल्बर्टो हाउस की मुकम्मल तलाशी ली है, लेकिन वो नाकाम होकर वापस चले गए हैं और अब खतरा टल चुका है। इस इत्तला पर इमरान और उसके साथी तहखाने से निकलकर बाहर एक कमरे में आ गए। फिर जूलियट ने वाकई उनकी मदद की और उनकी तवक्का से भी ज़्यादा की थी। उसने अपने ग्रुप के उन अफराद के कागजात मंगवा लिए जो उसके मुताबिक उनके कदोकामत के थे और उन अफराद को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड रहने के अहकाम जारी कर दिए गए। इस तरह इमरान और उसके साथी पूरी आज़ादी से फाइलैंड में घूम फिर सकते थे। इन कागजात की वजह से उन पर शक न किया जा सकता था।
लेकिन जूलियट ने उन्हें किसी कमर्शियल इमारत में दाखिल होने से मना कर दिया क्योंकि कंप्यूटर से बहरहाल उन्हें चेक किया जा सकता था। लेकिन जाहिर है इमरान के लिए ये हिदायत बेमायनी थी। उसे तो बस इतना वक्फा चाहिए था कि वो 11:30 क्लब पर हमला करके डॉक्टर हिदायतुल्लाह को छुड़वा सकता, फिर फाइलैंड से निकल सकता। बाकी किसी बात की उसे परवाह न थी और ये वक्फा उसे बहरहाल मिल गया था। इन कागजात की बिना पर इमरान ने अपना और अपने साथियों का स्पेशल मेकअप किया और लिबास भी बदल लिए। मेकअप का सामान और लिबास भी जूलियट ने ही मुहैया किए थे। वो सब इस वक्त एक बड़े से कमरे में मौजूद थे। जूलियट भी वहाँ बैठी और बड़ी हैरत से इमरान को और अपने साथियों को अपना मेकअप करते हुए देख रही थी। तुम तो जादूगर हो अली इमरान। मैं तसव्वुर भी ना कर सकती थी कि इस कदर मुकम्मल मेकअप भी हो सकता है कि अगर मैं ज़ाती तौर पर हो तुम्हें मेकअप करते ना देख लेती तो मैं कभी भी यकीन ना करती। जूलियट ने इंतहाई तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। अरे अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, ये तुम कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो। कभी कभी शुनीद का वक्त होता है इसलिए ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, इमरान ने बड़े आशिकाना लहजे में कहा। और साथ बैठी हुई जूलिया का चेहरा तेजी से रंग बदलने लग गया। शुनीद क्या होता है? जूलियट ने चौंक कर पूछा। अब जाहिर है उसे इस हास मुहावरे की समझ कहाँ आ सकती थी। शनीद का मतलब होता है सुनना, और कोई वक्त ऐसा होता है जब अल्लाह ताला दुआएं सुन लेता है। जूलिया ने फौरन ही वजाहत करते हुए कहा। वो शायद जूलियट को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहती थी ताकि इमरान से उसकी तवज्जा हट सके। इमरान इस दौरान एक कागज़ पर कुछ लिखने में मसरूफ था। ओह, इसका मतलब है कि इमरान ने मेरे मुतालिक अच्छी बात की है, जूलियट ने सर हिलाते हुए कहा।